हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका कुछ क्लास हम लोग का पूरा जब आप लोगों ने क्लास में जो भी हम लोग मेरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, वो लोग को पता है कि पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन हो चुका है। यानी कि जितना भी मॉड्यूल है सारा मॉड्यूल कंप्लीट है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो डीसी सर्किट है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आपको लिंक में अगर चाहे तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि नॉर्टन्स थ्योरम ये क्या होता है, अगर स्पेसिफिक लिंक देखना है वो वहाँ पर जाके आप लोग नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं प्लेलिस्ट, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज क्या करने वाले हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मैराथन, ठीक है, वन शॉट रिवीजन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, साल भर नहीं पढ़े कुछ भी, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है, तो उन सब ख्यालों को साइड में रखना है और इस सेशन को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोग को देखना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं, पूरा कंप्लीट मतलब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हम इसमें अभी रिवीजन करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम कुछ पार्ट इसके नेक्स्ट पार्ट करके हम ला देंगे, वन शॉट रिवीजन 2 पार्ट 2 करके हम लाएंगे, उसमें हम लोग कुछ पार्ट देख लेंगे अगर लास्ट का रह गया, ठीक है। लेकिन उम्मीद तो है कि हम लोग अभी पूरा का पूरा एक बार में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा में भी जा सकता है पूरा कंप्लीट रिवीजन में, तो उसके लिए घबराना नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो इसका गारंटी हम लेते हैं कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग फेल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा खासा मार्क्स आप लोग स्कोर कर लेंगे। और जिन बच्चों का अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एज ए रिवीजन टाइप्स देखना है, ठीक है, वो देख लें, उसका और भी अच्छा नंबर आ जाएगा। यानी कि इस सेशन में दोनों का फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर बिना स्टार्ट किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग नीचे से लेके एडवांस तक हम लोग सारा बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर चीज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भाई हम लोग का क्या चीज, चलिए फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलते हैं भाई। ठीक है, यानी कि हम लोग थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते किसको है। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ दैट प्रोवाइड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। द इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि सीरीज पैरेलल कोई भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है भाई, एक क्लोज क्या है, लूप है, कहते हैं एक क्लोज लूप है। जिसमें क्या होता है, एक क्लोज लूप है जिसमें रेसिस्टर कनेक्ट होता है, या फिर रेसिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, तो हम नेमिंग कर देते हैं आर एल एल और ये सी। इसमें क्या होगा, या तो वो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये क्या है, प्लस माइनस बैटरी है, ठीक है, या फिर वो करंट सोर्स से कनेक्टेड होगा। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। या फिर ये तो हो गया सीरीज में, ये क्या हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है। ठीक है, आपका रेसिस्टर सारा का सारा रेसिस्टर पैरेलल में भी हो सकता है, किसके साथ, वोल्टेज के साथ, प्लस माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई सा भी क्लोज लूप, जैसे कि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि एक ऐसा कोई बैटरी लगा हुआ है, इस पर हम लोग यहाँ पर की लगा के रखते हैं, और यहाँ पर हम लोग का एक बल्ब लगा रहता है जो क्या करता है, ग्लो करता है। कब ग्लो करता है भाई, जब हम लोग इसको ऑन करते हैं। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। जब हम लोग का सर्किट कंप्लीट रहता है तो बल्ब जलता है, और ऐसे नहीं होता है तो नहीं जलता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या, एक क्लोज लूप है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और उसमें कोई सोर्स कनेक्टेड रहता है, जैसे वो वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, कुछ भी हो सकता है, और सारा चीज एलिमेंट सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है। ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट अगर आता है तो आप लोग लिख देंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो एक्टिव एलिमेंट का कहने का मतलब है वैसा एलिमेंट जो क्या करे, पावर डिलीवर करे, किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यानी कि एक्टिव एलिमेंट डिलीवर्स पावर टू अदर एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सारा का सारा चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिव सोर्स। यानी कि एग्जांपल में अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिस्टर, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये सारा का सारा क्या है, एक्टिव सोर्स। सॉरी ये गलत हो गया, ये एक्टिव सोर्स नहीं है, ठीक है। ये हाँ, एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा बैटरी।
ठीक है, बैटरी, या फिर को करंट सोर्स हो सकता है, ठीक है। ये सब सारा क्या एक्टिव सोर्स जो क्या करे, पावर डिलीवर करे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब आता है पैसिव सोर्स। पैसिव सोर्स किसको बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट कैन बी रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द एलिमेंट। मतलब यानी कि ये वैसा सब्सटेंस है जो क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करेगा, ठीक है। यहां पर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा और कुछ नहीं, इसका कोई काम नहीं। रिसीव करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कैन नॉट सप्लाई, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एलिमेंट सर्किट में नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें होगा रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये सारा का सारा चीज क्या है भाई, ये सारा का सारा चीज है, एक सेकंड हम ब्लू कलर कर लेते हैं, हाँ ये क्या चीज है, ये सारा का सारा पैसिव एलिमेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है हमारा क्या, लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं? लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं? लीनियर एलिमेंट वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट के साथ लीनियर रिलेशनशिप रखे। मतलब अगर हम लोग ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये है हमारा वोल्टेज और ये है करंट, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। और कहें तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, किसको, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। यानी कि लीनियर एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट शोज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड फॉलो ओम्स लॉ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेसिस्टर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा एंड कैपेसिटर। ये सारा का सारा चीज क्या है, ये है लीनियर एलिमेंट, ठीक है। अब आते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट किसको कहते हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट शोज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इट इज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। मतलब है कि कोई भी अगर ऐसा चीज है, जैसे मान ले ये वोल्टेज है और ये क्या भाई, करंट है, और इसके साथ वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक, ऐसा किसका होगा, डायोड का, सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है, वो होता है नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि ओम्स लॉ को वो फॉलो नहीं करता, वो क्या चीज हो गया, नॉन लीनियर। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को याद भी होता रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट है बायलैटरल और यूनिलैटरल, दोनों क्या चीज है। अब इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग अपन बात करेंगे। बायलैटरल क्या होता है, बायलैटरल ऐसा एलिमेंट है जो क्या करे, करंट दोनों साइड से ले सकता है वो, ठीक है। बायलैटरल एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट अलाउ करंट, यानी कि करंट को अलाउ करता है फ्लो बोथ डायरेक्शन, ठीक है, और उसका जो इंपीडेंस है चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा कोई रेसिस्टर है, अगर हम लोग यहां से करंट मूव करें तो हमारा जो रेसिस्टेंस होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कब, किसके बराबर सेम होगा, अगर हम लोग करंट को इधर से भी मूव कर दें, ठीक है। कैपेसिटर में भी वही रहता है, रेसिस्टेंस भी वही रहता है, इंडक्टेंस में भी वही रहता है। मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट को अलाउ करता है मूव करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई भी इंपीडेंस में चेंज नहीं होता है। यानी कि बायलैटरल एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट अलाउ करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एंड ऑफर सेम इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है, रुकावट, ठीक है। अब आता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल किसको बोलते हैं, यूनिलैटरल वैसे एलिमेंट को बोलते हैं कि अगर हम इस साइड से, अगर कोई मान लो कि ये क्या है, समथिंग लाइक ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर हम लोग इधर से अगर करंट डालते हैं, ठीक है, तो हमको आर का वैल्यू एक्स मिल रहा है। अगर हम लोग इधर से करंट डाल रहे हैं तो आर का वैल्यू हम लोग को वाई मिल रहा है। मतलब है कि हम लोग जब डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हम लोग का इंपीडेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसा एग्जांपल किसमें होगा, डायोड में, ठीक है, डायोड में, उसमें एक साइड से डालोगे करंट तो पास तो होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस मिनिमम रहेगा, लेकिन जैसे दूसरे साइड से डालोगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वही है यूनिलैटरल, यानी कि एक डायरेक्शन से करंट फ्लो कर देने वाला, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं, ये सब आप लोग का डेफिनेशन में आएगा, अगर हो सके तो आएगा, तो आप लोग को इस सबसे चीज चूकना नहीं है, ये सारा का सारा जो भी बता रहे हैं लिख देना, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं, जैसा कि नाम है, ठीक है, सोर्स प्रोवाइड फिक्स वैल्यू और अ करंट एंड दीज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर, ठीक है। मतलब है कि वैसा
वैसा सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब वैसा सोर्स जो किसी और पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है, उसको अगर किसी सर्किट में लगाते हैं वो फिक्स वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जो लगाए हैं हम सोर्स, ठीक है, लेकिन वो किसी ऊपर डिपेंड है, अरे भाई अगर मेरा वो चेंज हो गया तो मेरा वैल्यू, इंटरनल वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम उसके अंदर हम उसको लगाए हैं, अगर उस सोर्स को लगाए हैं तो उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। मतलब एज अ नेम सजेस्टेड, इंडिपेंडेंट सोर्स प्रोड्यूस फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड दीज आर नॉट डिपेंड ऑन अदर पैरामीटर्स, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट सोर्स वैसे सोर्स को बोलते हैं कि अगर हम वो किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि डिपेंडेंट सोर्स प्रोड्यूस अमाउंट वोल्टेज और करंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर वोल्टेज और करंट, इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड सोर्स। मतलब है कि अगर कोई वोल्टेज है, ये यानी कि ये अगर वोल्टेज सोर्स है, यानी कि ये किसी चीज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस जैसे हो गया, किसी चीज पे डिपेंड करेगा, जैसे उसको लगाएंगे इंटरनल रेसिस्टेंस पे वो डिपेंड करेगा, हाँ भाई इतना दे रहे हैं, ठीक है। वो उसका वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज का फिक्स नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। और उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सोर्स का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट सोर्स का दूसरा नाम है कंट्रोल्ड सोर्स। क्या है? कंट्रोल्ड सोर्स। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट है हमारा एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। एक सेकेंड भाई, एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ क्या चीज है? एम्पेयर्स लॉ जैसे कि डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एम्पेयर्स लॉ इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर और इन वायर इन एनी स्ट्रेट। मतलब है एम्पेयर्स लॉ क्या बताता है? ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल हम वैसे जगह पे करते हैं जहां पर कोई करंट है, मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इसे करंट मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी शेप का हो, उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट के ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। तो इसका होता क्या है? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है, छोटे से वायर के लिए, ठीक है। तो ये तो एम्पेयर्स लॉ का हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक, क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, चलिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है भाई? द फ्लक्स डेंसिटी इज द प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग उसको बोलते हैं, यानी कि कोई भी एरिया है, ठीक है, उससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी एक एरिया से पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। यानी कि कोई एरिया है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए कहाँ थे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? यानी कि फ्लक्स क्या होता है? यानी कि फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द प्रोपोर्शनल, ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्या क्या? एक प्रोपोर्शनल है किसका? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि अगर हम लोग लिखेंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। किसी चीज का भी डेंसिटी, किसी भी चीज का निकालना है तो उसको अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे डेंसिटी निकल जाएगा। उसी तरह कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एरिया से पास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब आता है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। यानी कि ये बताता है फ्लक्स की कोई भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलरली पार कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे?
मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि अगर ये कोई एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको अगर हम लोग ये पार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आता है फ्लक्स लिंकेज। क्या चीज होता है फ्लक्स लिंकेज? ठीक है, लीकेज नहीं, लिंकेज। लिंकेज है फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल। मतलब है कि कोई कॉइल है, ठीक है, यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या हो रहा है? पास हो रहा है इसके कॉइल से, ठीक है, कॉइल से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। द फ्लक्स पास थ्रू ए कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसके पास क्या एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन द टोटल फ्लक्स, यानी कि उसमें जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। मतलब है कि कोई कॉइल है, एन नंबर ऑफ टाइम है, उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द टोटल फ्लक्स, यानी कि टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है उसके अंदर थ्रू इट इज नॉन ए मैग्नेटिक लिंकेज। मतलब है कि किसी भी कॉइल से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स लिंकेज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बताता है? फैराडे लॉ बताता है कि जैसे कि हम लोग पीछे देखे मैग्नेटिक लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, उसी तरह का अगर फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, ठीक है, व्हेनेवर, जब कभी भी फ्लक्स लिंकेज इन ए कॉइल वेरीज, यानी कि ये क्या एक कॉइल है, ठीक है, अगर मान लो हम लोग यहां पर क्या अमीटर लगा देते हैं, अमीटर का भी अभी ऐसा है, ठीक है, जैसे यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा, यानी यहां पर से फ्लक्स का लिंकेज होगा, ठीक है, जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ। वो कितना होगा? वो होगा विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना रेट से उस कॉइल से चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ, ठीक है। तो यही चीज इस्तेमाल होता है किसमें? जब हम लोग ट्रांसफार्मर देखेंगे उसमें हम लोग देखते हैं, यानी कि वेन एवर फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए कॉइल वेरीज विथ टाइम एंड ईएमएफ इज यूज्ड इन अ कॉइल, इन यहां पर इंड्यूस होगा, ठीक है, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख देते हैं इंड्यूस्ड, ठीक है, यानी कि वेन एवर फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए कॉइल वेरीज with time EMF is induced in a coil which is equal to the rate of change of flux। मतलब है कि EMF किसके बराबर होगा? EMF is equal to rate of change of flux, ठीक है, EMF बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब आते हैं ओम्स लॉ, बच्चा से पढ़ा हुआ चीज। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ बताता है रिलेशनशिप। किसका बताता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, यानी कि कोई एक, ये मान लो इसमें कंडक्टर है, इससे अगर करंट फ्लो कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब है कि इसके बीच के जो दोनों इंड के अगर इंड में पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यहां से कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही है ओम्स लॉ, ठीक है। यानी कि ओम्स लॉ स्टेट दैट इफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द इंड, और टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये मान के चल रहा है कि टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शनल साइन को जैसे हटाएंगे तो यहां पर आएगा एक कांस्टेंट जो होगा R, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो यही तो है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, ये इक्वेशन लिख देना है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट, हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट आखिर है क्या चीज, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट, एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या चीज होता है? इक्विवेलेंट सर्किट का कहने का मतलब है कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सब सर्किट है, ठीक है, बहुत सारे उसमें रेसिस्टर ऐसे वैसे वैसे लगा हुआ है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट कहने का मतलब है कि हम उस सारे रेसिस्टर को हटा के हम सिर्फ एक ऐसा रेसिस्टर लगा दें, ठीक है, एक ऐसा रेसिस्टर लगा दे, ठीक है, जो किसके उसी के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या बहुत सारा रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा रेसिस्टर लगा हुआ है, यहां पर सोर्स है, बहुत सारा रेसिस्टर है, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4, बहुत सारे रेसिस्टर है, दिक्कत हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी एक सर्किट में बदल सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो सिर्फ एक रेसिस्टर ऐसा बताओ जो उन सब के बराबर हो जाए, ठीक है,
और वोल्टेज वही। अब हम लोग को काम करने में भी आसान, हैंडल करना भी आसान। लेकिन आखिर ये जो आर इक्विवेलेंट है वो आखिर होगा किसके बराबर? वो होगा, तो याद रखना है, जब कभी भी सीरीज कनेक्शन हो, कौन सा कनेक्शन हो? सीरीज कनेक्शन हो। जब कभी भी सीरीज कनेक्शन हो तो वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 कहां तक? N तक। अगर सीरीज में है, सीरीज में कितना भी रेसिस्टर है सबको पकड़ के जोड़ दो, सिंपल जोड़ दो और कुछ नहीं करना है, वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट। अब रहा बात कि अगर मान लेते हैं कि हमारा क्या है? पैरेलल में है, पैरेलल में है, तब क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक रेसिस्टर, फिर एक और रेसिस्टर, फिर एक और रेसिस्टर, फिर एक और रेसिस्टर, और ये सारे का सारा चीज किससे? एक कॉमन वोल्टेज से लगा हुआ है, V से, प्लस माइनस। ये R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है, ये इससे लगा हुआ। तो अब हमको आप बताइए कि अब हम इस सब इतना सारा जो रेसिस्टर लग गया इसको हम क्या करेंगे? इसको हमको कुछ बताइए। तो इसका एक ही उपाय है, इसके बदले में क्या करो? इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। वो क्या होगा भाई? वो होगा सबका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। चलिए, इसी को बोलते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तब हम लोग क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? आर इक्विवेलेंट ऐसा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, दोनों चीज यही लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ज़्यादा चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग है। तो अब उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग यहाँ तो पता है, यहाँ देखो, इसमें पता है कि पैरेलल में है तो हम जोड़ देंगे, इसमें होगा। अगर मान लो कभी कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ जाए, कैसा अरेंजमेंट आ जाए? कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ जाए जिसमें ना तो पैरेलल में जा रहा है ना तो सीरीज में जा रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? पहला है हमारा डेल्टा से स्टार। मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इसका क्या होगा? इसका तो सिंपल समझ में आ रहा है कि चल भाई डेल्टा है तो यहाँ पर तार अगर होगा, यहाँ पर तार होगा, तो ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि ना तो वो पैरेलल लगेगा ना तो वो लगेगा, तब क्या करना है? तो तब देखो, जब डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना रहे तब क्या करना है? तो सबसे पहले नाम कर देते हैं ए, बी, सी, और ये है हमारा R1। सॉरी, इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से चेंज कर लिया जाए। थोड़ा सा इसका फिगर का चेंजिंग होगा तब होगा अच्छे से। हाँ, तो इसको सबसे पहले डेल्टा अच्छा से बनाते हैं। अरे यार, ठीक है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी, और नाम देते हैं, ये है क्या? सॉरी, ये है आर ए, ये है आर बी, और ये है आर सी, ठीक है। इसका हम लोग को स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? ऐसा, ठीक है। चलिए, नाम दे देते हैं इसका, कौन सा होगा? ये ए, ये बी, और ये सी, ठीक है। ये होगा हमारा R1, कितना होगा? और ये होगा हमारा R2, ये कितना होगा? और इधर वाला जो है, यानी कि ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा R2, और ये हो जाएगा हमारा R3, थोड़ा सा नीचे,
अब आखिर होगा कितना कितना, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले होगा क्या रियली में, यहाँ से एक तार निकलेगा स्टार बनने के लिए, फिर यहाँ से आएगा, फिर एक यहाँ से ऐसा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग को लिखना रहेगा डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम लोग को क्या करना है, इसका लिखना है ना, ए और बी के बारे में लिखना है, R1 लिखना है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा BC। ठीक है, यानी कि हमको जैसे यहाँ पर देखो ए और बी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर से हमको निकालना है, यानी कि देखो यहां से हमको ये वाला तार हमको निकालना है, यानी कि ए से जो निकला हुआ है, ए से तार यही निकला हुआ है, कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, तार ए से निकला हुआ है। हम लोग यहाँ पर अभी जो डॉटेड लाइन से जो बना है, आखिर में स्टार वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये तार ए से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको देखना है, तो इसको अगर हम लोग को लिखना है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आ रहा है, ये जो रेसिस्टेंस आ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग को लिखना है कि इसके अगल बगल वाला जो है, इसके अगल बगल वाला है, उसको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में लिखो। तो अगल बगल में कौन सा है भाई, RB RC, तो क्या होगा RB RC डिवाइडेड बाय उसके बाद फिर क्या करना है, सारा रेसिस्टेंस को जोड़ देना है पैरेलल में। ठीक है, सारा रेसिस्टेंस को क्या करना है, पैरेलल में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC। समझ में आया, याद करना जरूरी है। कैसे याद कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ये ट्रायंगल बनाए, तो यहां पर से हम लोग डॉटेड लाइन से 100 बना दिए। ठीक है, ये तार ए से निकल रहा है, तार ए से निकल रहा है, जैसे ही तार ए से निकल रहा है तो वहां पर एक रेसिस्टेंस बनेगा। ये तार ए से निकला तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनेगा, ए से जो तार निकला वहाँ रेसिस्टेंस बना है, उस किसके बराबर है, दोनों उसके जो अगल बगल है, यानी कि RC RB, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देने का। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस से ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा R1 का वैल्यू, हमारा ये निकल गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग R2 का वैल्यू निकालेंगे। तो R2 किससे है भाई, R2 है हमारा B से। जब हमारा B से निकाला है, इसके अगल बगल कौन है, इसके अगल बगल है RA और दूसरा क्या है भाई RC, RA एंड RC, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब उसी तरह R3 का भी निकलेगा। R3 कहाँ है, R3 हमारा भाई C के पास, तो C के पास है तो C यहाँ है, इसके अगल बगल में कौन है भाई RA एंड RB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, ये निकल गया। कैसे याद किए, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा डायरेक्ट, आप लोग को डायरेक्ट लिख देना है, ज़्यादा ये नहीं करना है कि कैसे करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट आएगा कि स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन रहेगा आप लोग को यूज़ करना है, तो डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो हम लोग आराम से बना सकते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो कि स्टार है, ठीक है, मतलब स्टार बना हुआ, उसको डेल्टा बनाना है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है हमारा ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले नाम कर देते हैं, नाम है हमारा A, ये है B, ये है C। ठीक है, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। इसका हम लोग को डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कहीं पर स्टार से डेल्टा बनाना रह जाएगा या फिर कहीं पर से डेल्टा से स्टार बनाना रहेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो सबसे पहला तरीका, डेल्टा बनेगा यहाँ पर, इसका नेट जो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसको यहाँ पर। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं पहले, A, B और ये C, ये है हमारा RB, ये है हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है हमारा RA और ये है हमारा RC, इसको यहाँ पर लिखते हैं RC। ये कितना होगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले ये देखना है, मतलब है पहले जो हम लोग देखे थे ये आखिर कैसा बनेगा, सबको ज्वाइन कर दो, यानी कि ये डेल्टा बनेगा, ये ऐसा डेल्टा बनेगा।
ये यहाँ से ज्वाइन होने वाला है, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा बनेगा, यानी कि ये जो स्टार वाला पार्ट है वो फाइनली चेंज हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि ए से, ठीक है, ए से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि ए और बी है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो कैसे है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक तार लग रहा है जिसमें एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन उस वैल्यू को लिखने के लिए देखना है कि उसके बीच में आ कौन रहा है, तो उसके बीच में आ रहा है R1 और R2 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, RA की जगह पर R1 प्लस R2, सबसे पहला काम याद रखने का तरीका, ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है, अभी उतना वक्त है नहीं कि डेरिवेशन करके बताएं, ठीक है, तो अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होना है कि अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एक तार लग रहा है जिसके ऊपर एक रेसिस्टेंस आएगा, ए और बी के बीच में एक तार है जिसके ऊपर एक रेसिस्टेंस है, वो कितना है RA, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा उसके, देखो उसके बीच में कौन आ रहा है R1 आ रहा है, R2 आ रहा है, ठीक है, R1 लिख दिए, R2 लिख दिए, प्लस कर दिए, अब फिर प्लस करना है किसके साथ, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके R1 R2 डिवाइडेड बाय किसके साथ, जो बच गया, इसमें कौन नहीं है, इसमें है R3 नहीं है। क्लियर, याद हो गया, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि याद हो गया होगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, बी वाले का लिख के देखते हैं, बी कहां है भाई, बी और सी में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है बी, वो कहां से आ रहा है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में एक तार ज्वाइनिंग हो रहा है जिसपे कोई एक नया रेजिस्टेंस आ रहा है, वो किसके बराबर होगा, इसके बीच में कौन कौन है भाई, इसके बीच में R2 है और R3 है, तो आओ भाई R2 और R3, R2 प्लस R3, इन दोनों के बीच में यही आ रहा है, फिर क्या करते हैं, इसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा R2 एंड R3 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड पूरा डिवीजन नहीं, हाँ डिवाइडेड बाय, इसमें कौन नहीं है, R1 नहीं है, हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, नहीं समझ में आया एक और बनाते हैं, उसका देखते हैं, ए सी के बीच में क्या होगा, ए सी कहां से आ रहा है, ए और सी यहां से आ रहा है, इसके बीच में एक तार लग रहा है जिसके ऊपर रेसिस्टेंस है, वो किसके बराबर होगा, इसके कौन कौन बीच में आ रहा है रेसिस्टेंस, R1 और R3, तो क्या लिखेंगे R1 प्लस क्या लिखेंगे R3, फिर प्लस इसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R3 डिवाइडेड बाय कौन नहीं है, R1, ठीक है, सॉरी इसमें तो 1 है, ये तो 2 होना चाहिए, गलत लिख दिया यहाँ पर क्या होगा 2, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पूरा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा एक्चुअल प्रोसेस। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्या करना है बता दिए हैं कि अगर कहीं भी देख लो कि डेल्टा से स्टार बन रहा है या फिर डेल्टा से स्टार नहीं बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार बन जो भी बन रहा है, ठीक है, तो कैसे लगाना है वो बता दिए, समझ में आ गया कि अगर स्टार से डेल्टा जाना है तो सबसे पहले उसके ऊपर डॉटेड लाइन से क्या बना दो, तार बना दो, तार बना दिया, अब वो तार के बीच एक रेसिस्टेंस आएगा, वो कितना होगा, उसके अंदर देखो कौन कौन रेसिस्टेंस है, जैसे कि R1 है और R2 है, तो हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, ठीक है, R1 प्लस R2, फिर क्या कर दिए प्लस किए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके जो तीसरा वाला बचा उससे डिवाइड कर दिए, तो हमारा तीनों का तीनों निकल गया, ये रहा, और एक ये हुआ और एक ये हुआ, तीनों क्लियर। चलिए अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, सबसे पहला कौन है भाई, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो अगर आप लोग को याद है तो बताइए, नहीं तो फिर अभी हम बताएंगे कि आखिर क्या चीज है, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि अगर कोई सा भी जंक्शन है, करंट लॉ, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा KCL, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, KCL, अगर जिसको KCL KVL से याद है तो KCL, ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, कह रहा है कि साइंटिस्ट ने कहा कि कोई सा भी नोड हो, ठीक है, जहां पर करंट आ रहा है या जा रहा है वहां पर कितना होगा, तो वो किसका हिसाब लिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करना है भाई, तो उन्होंने कहा इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ए करंट एंटरिंग एट अ नोड इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल यहां पर एक कोई तार है, फिर एक कोई तार यहां है, फिर एक तार यहां है, फिर एक तार यहां है, फिर एक तार यहां है, यहां पर से करंट आ रहा है, यहां पर से करंट आ रहा है, यहां पर से करंट आ रहा है, यहां पर से करंट
जा रहा है, यहाँ पर से करंट जा रहा है। तो ये क्या है, I1 है, ये है I2, ये है I3, ये है I4 और ये है I5। ठीक है, पक्की बात। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि टोटल इनकमिंग करंट, ठीक है, टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट वो क्या होगा, जीरो होगा। सबसे पहले यहां है, तो टोटल इनकमिंग करंट यानी कि टोटल इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग गोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है नोड के पास, सबसे पहले वो लिखो, फिर उसका अलजेब्रिक सम करके जीरो कर देना है। ठीक है, तो इनकमिंग करंट कौन कौन है भाई, 1 है, 2 है, 3 है। तो मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये किसके बराबर है, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन है, I4 प्लस I5। ठीक है, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ना कि जीरो के बराबर करना है, तो इसको इस साइड लाएंगे। मतलब है यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। यही तो है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट एट एनी नोड, ठीक है, विल बी इक्वल टू जीरो। ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि किरचॉफ्स करंट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो है चार्ज के बेस के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आखिर क्या बताता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, चलिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर हम लोग अपन बात करते हैं। वोल्टेज लॉ क्या कहता है, करंट साइंटिस्ट कह रहा है कि इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ अ वोल्टेज, यानी कि कोई भी लूप हो, ठीक है, कोई भी लूप हो, तो उसमें क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब है कि ये क्या है, कोई क्लोज लूप है, कोई क्लोज लूप है, तो इसमें जो वोल्टेज होगा, यानी कि इसमें जो वोल्टेज होगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू जीरो। यही है क्या चीज, कंजर्वेशन। ये किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई सा भी क्लोज लूप हो, ठीक है, उसमें अगर वोल्टेज अलग अलग है, ठीक है, यहां पर अलग वोल्टेज है, यहां पर V1 है, यहां पर V2 है, अलग अलग वोल्टेज है, तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन शर्त यही है किस पे, क्लोज लूप पर। किस पे भाई, क्लोज लूप होना चाहिए, लूप हमारा क्लोज होना चाहिए। अगर लूप क्लोज नहीं है तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लूप हमारा क्लोज होगा तभी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों, हम लोग इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, नोडल एनालिसिस और मैथ्स एनालिसिस का हम लोग करते हैं। तो उसमें तो हम लोग नोडल एनालिसिस और मैथ्स एनालिसिस दोनों एक साथ पढ़ेंगे अभी, और साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों हम लोग का उसी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है, फिर हम लोग तुरंत आएंगे, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम जा रहे हैं, 2 मिनट में फिर मिलते हैं।
चलिए कहाँ थे हम लोग, स्टार्ट फिर से करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी फ्रेश होंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ लिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दोनों पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है उसके बारे में हम लोग को अब बात करना है। तो सबसे पहले हम बोले कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग दोनों एक ही साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि मैश एनालिसिस जो है, ठीक है, मैश एनालिसिस जो है, मैश एनालिसिस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग का प्रैक्टिस कहां से होगा वो देखते हैं। तो मैश एनालिसिस जो है वो बात होता है किस पे, वो बात होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर, यानी कि इसमें कौन सा लगता है, केवीएल। हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लिखते हैं, फिर हम लोग वहां से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि अगर मान लो तब हम लोग को हाँ, अब हम लोग को दूसरा क्या था, दूसरा था नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस किसके बेस पर आता है, केसीएल के बेस पर आता है। उसमें हम लोग करंट लेके चलते हैं, ठीक है, नोड पे हम लोग काम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग वहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैश एनालिसिस करते हैं। तो मैश एनालिसिस क्या था, जैसे किरचॉफ्स वाला का काम हुआ, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ क्या था, जैसे हम लोग केवीएल और केसीएल पढ़े, हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे केवीएल और केसीएल का विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस, ठीक है। मैश एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, मैश एनालिसिस में हम लोग करते हैं कि जैसे कि केवीएल और केसीएल में जब याद होगा क्लास में हम बात किए थे, तो उसमें हम लोग करंट पहले से डिजाइन करते थे। करंट क्या डिजाइन करते थे हम लोग कि इस लूप में करंट इधर गया I1, फिर नीचे I2 गया, तो इस ब्रांच में I1 माइनस I2 जाएगा। लेकिन मैश एनालिसिस में ऐसा कोई भी चीज हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं उसमें, हम लोग पहले से बता देते हैं कि इस लूप, पूरा लूप में करंट I1 बह रहा है, और जो हमारा लूप 2 है उसमें करंट हमारा I2 मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है भाई, मान लो ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये है हमारा कोई रेसिस्टर, ठीक है। ये क्या है हमारा कोई रेसिस्टर है, आर रेसिस्टर है, और करंट इसमें आई मूव कर रहा है इधर, ठीक है, करंट मूव कर रहा है। अगर हमारा लूप अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्या लूप हमारा अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर तो लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग साइन हमारा क्या रहता है, माइनस का साइन होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो यहां पर व्हील जो लिखेंगे माइनस आई आर, ठीक है। कहां गया इरेजर, हाँ ठीक है। क्या माइनस लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं कुछ माइनस, आगे माइनस रहता है लेकिन फिर अंदर में माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई आर। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस आई आर, ठीक है। लेकिन और एक चीज हम लोग क्या थे कि अगर हम लोग का रेसिस्टेंस ऐसा हो, आर इधर हो, करंट हमारा मूव इधर कर रहा हो, और लूप भी हमारा क्या हो, इसी डायरेक्शन में हो, लूप दोनों लूप एक ही डायरेक्शन में, तब हम लोग क्या करेंगे, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस आई आर। यहां पर प्लस आई आर क्यों हुआ, माइनस हम लोग यूज किए, ठीक है, लेकिन करंट अपोजिट होने की वजह से हम लोग माइनस एक बार और यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, प्लस आई आर। तो हम लोग ये चीज को याद रखेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको उठाकर साइड में रख देते हैं, इसको छोटा करके ऐसे यहां पर साइड में रख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को नोट्स में अच्छे से दिख जाए, कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए अब आप लोग लगाते हैं मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस के लिए सबसे पहले एक सर्किट डिजाइन किया जाए। सर्किट हमारा कुछ कैसा होने वाला है, सर्किट हमारा होने वाला है ऐसा, ठीक है। और जो मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस को अच्छे से डिटेल में देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट हम डीसी सर्किट का डाले हुए हैं, वहां पर आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा सर्किट, सॉरी दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पर एक हमारा रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारा क्या है भाई, यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। सबका नामकरण हो जाए फटाफट तो अच्छा रहेगा। तो नामकरण हम लोग करते हैं, जैसे कि ये है हमारा E1, ये हमारा E2, ठीक है। और ये है हमारा क्या, R1,
ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3, ठीक है। ये दोनों E1 E1 है, ये है हमारा E1, ये है हमारा E2। इसको हम लोग V2 भी लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग V1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना सा हम लोगों को पता चल गया। सबसे पहला हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले अगर हम लोग को कुछ पता नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग नेमिंग, तो नेमिंग करते हैं सबसे पहले A B C D, ये हो गया हमारा E एंड दिस इज F। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, यानी कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 नेम ऑल दी लूप। सारे लूप का हम लोग सबसे पहले नाम लिख देते हैं। नाम लिख दिए, चलिए नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, दूसरा हम लोग स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम लोग करेंगे डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप, और कह सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब है कि हम लोग मैश एनालिसिस में मान लेते हैं कि जिस साइड में हमारा लूप चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है। मतलब हमारा इसमें एक ही चीज फॉलो होगा, हमेशा -IR लगेगा, ये वाला प्लस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारा लूप भी उसी डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जिसकी वजह से हमेशा हम लोग -IR लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसको भी हम लोग छोटा करके साइड में रख देते हैं ताकि हम लोग को नोट्स जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या स्टेप, ठीक है, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्चुअली सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा लूप चलेंगे, अप्लाइंग फर्स्ट लूप में, तो अप्लाइंग कौन सा एनालिसिस है, मैश एनालिसिस इन लूप, कौन सा A E F D, कौन सा A E F D A, ये लूप हो गया। और करंट तो हम लोगों ने डिजाइन किया ही नहीं है, तो करंट हम लोग डिजाइन कैसा करेंगे भाई, करंट होगा हमारा ऐसा, ऐसा हम लोग का क्या है करंट का डिजाइन। तो इसमें हम लोग मान रहे हैं कि इसमें I1 मूव कर रहा है, इसमें हमारा I2 मूव कर रहा है। तो हम लोग किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। कहां तक, किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। तो सबसे पहला यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, किससे निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस V1, ठीक है। यहां से निकले, यहां पर हम लोग को क्या बेटा गया, रेसिस्टर बेटा गया, ठीक है। तो रेसिस्टर का हम लोग ओम्स लॉ हम लोग को पता है, V इक्वल टू क्या होता है IR, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज का समेशन करते हैं। तो यहां पर हम लोग का V इक्वल टू क्या होगा, IR। तो I हमारा I1 है और R हमारा R1 है, लेकिन साइन क्या होगा, साइन इसके वजह से क्योंकि हमारा लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस, तो क्या लिखेंगे -I1 R1, ठीक है, बिल्कुल सही, I1 R1, ठीक है। फिर हम लोग यहां पर आए, यहां पर हमारा करंट इधर जा रहा है और एक करंट इधर आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जिस लूप में चल रहे हैं तो उस करंट को बड़ा मान के चलेंगे। तो जैसे हम लोग बड़ा मानते हैं तो क्या हो जाएगा, -R3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, I1 -I2 ब्रैकेट क्लोज, और अब कोई चीज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा V1 -I1 R1, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -R3 I1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस R3 I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कौन सा लूप लगाएंगे भाई, हम लोग लगाएंगे अब कौन से लूप के लिए, सेकेंड लूप के लिए। सेकेंड लूप हमारा क्या है भाई, CBF, यानी कि BCFE, ठीक है, BCFE अप्लाई नोडल मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस फॉर अ लूप, कौन सा लूप, लूप है हमारा भाई BCFE
बी, ठीक है, बी सी एफ ई बी, ठीक है। अब यहां देखो यहां पर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वो डायग्राम को हम लोग नीचे भी बना लेते हैं। तो नीचे हम लोग का जो लूप बन रहा है किसमें बन रहा है, ऐसा एक रेसिस्टर यहां पर था और यहां पर है वोल्टेज सोर्स और यहां पर एक रेसिस्टेंस है और यहां पर कुछ नहीं है। यह था हमारा V2 था, ये हमारा R2 था, ये हमारा R3 था और यहां से एगो करंट आ रहा था I1, ठीक है। और इस लूप में जो करंट मूव कर रहा है वो है हमारा I2, मतलब यहां से हमारा I2 मूव कर रहा है। अब हम लोग जैसे ही हम लोग KVL लगाते हैं, अप्लाइंग KVL, ठीक है, KVL लगाते हैं। तो सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टर्मिनल कौन सा है, ये यहाँ से करंट निकल रहा है, ऐसे लूप निकल रहा है, ऐसे कौन सा माइनस V2 यहाँ से निकला, ऐसे गया ऐसे गया। अब यहाँ पर क्या है, जिस लूप में हो उस लूप का करंट को बड़ा मान के चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस R3 ब्रैकेट क्या हो जाएगा I2 माइनस I, कौन सा I1, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे लूप का था। अब हम लोग यहां पर आ गए, यहां पर फिर माइनस कौन सा R2 I2 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर। जैसे सॉल्व करेंगे माइनस V2 इसको मल्टीप्लाई करो R3 I2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा R3 I1, उसके बाद ये माइनस R2 I2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन निकल गया। दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जैसे कैलकुलेटर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, जैसे इसमें तो V दिया हुआ रहेगा, आपको इसका टेंशन मत ले, V दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर से हमको क्या मिलेगा, I1 मिलेगा और यहाँ से हमको I2 मिलेगा, ठीक है। सिंपली हम लोग को मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस आखिर क्या है, देखो हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसी का, ठीक है, तो हम नीचे प्लेलिस्ट लगाए हुए हैं, वहां पर आप जाइए नोडल एनालिसिस, और ये नहीं तो हम यहाँ पर आई बटन पे लगा देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अब आता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के ऊपर किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ये बेस्ड रहता है, इट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, इस पे KCL, क्योंकि ये सारा काम किस पे होगा, नोड पे होगा। जो भी खेला होगा अभी वो सारा का सारा हम लोग नोड पे काम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम क्या करते हैं, अभी इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगा के देखते हैं। एक अभी हम लोग एक वेरिएबल के टर्म से किया, एक हम लोग अभी क्वेश्चन लेके काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग नोड पे काम करेंगे, ठीक है, नोड पे, और इस पे हम लोग करंट मान के चलेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा, क्वेश्चन कुछ है हमारा ऐसा, कुछ है यहाँ पर फर्स्ट है हमारा एक रेसिस्टर हमारा ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक रेसिस्टर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर हमारा एक और रेसिस्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पर से आके दोनों चीज़ मिल जाता है। फिर यहाँ पर से एक नीचे है जो हम लोग को करंट सोर्स बता रहा है, नीचे हमारा एक करंट सोर्स है, ठीक। फिर हमारा यहाँ पर करंट सोर्स है भाई। उसके बाद फिर यहाँ से एक सेकेंड, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बनना है, ऐसा करते हैं इसको मिटा के फिर से फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर हमारा एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चेक कर रहे थे हम। सबसे पहला काम, यहाँ से एक नीचे है हमारा कौन सा, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है। फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर है, फिर यहाँ पर एक और रेसिस्टर है, फिर नीचे आके फिर इसमें भी एक रेसिस्टर, फिर इसमें भी आकर एक और रेसिस्टर है, ठीक है। फिर फाइनली एक यहाँ जाके करंट सोर्स नीचे की ओर है,
और ये फाइनली किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर यहाँ पर से एक और है रेसिस्टर लगा हुआ है जो डायरेक्ट यहाँ पर आके मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि थोड़ा सा परफेक्ट लगे। वैसे डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब क्या था, ये है हमारा 2 एम्पेयर्स, ये और ये वाला भी हमारा क्या है 28 एम्पेयर्स, और ये है हमारा 2 ओम, और ये है हमारा 5 ओम, और ये वाला है 4 ओम, और ये वाला जो ऊपर वाला जो हमारा रेसिस्टर है ये है हमारा 10 ओम, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये है हमारा 2 ओम, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर है, ठीक है। वो कितने का भाई 1 ओम का, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना है। अब निकालना है मतलब कि करंट निकालना है, इसके अंदर जितना भी करंट है, जितना भी ब्रांच में करंट है, वो सारा ब्रांच हम लोग को करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले नोड पता करते हैं, यानी कि स्टेप क्या देखेंगे, फाइंड ऑल द नोड्स, ऑल द नोड, ठीक है। सारा नोड मिल गया। नोड के बाद फाइंड प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड, इसको हम छोटा कर देते हैं, फिर हम बताते हैं कि आखिर हम लोग क्या करने चाह रहे थे। ठीक है, इसको भी पकड़ के छोटा करके इसके अंदर डाल देते हैं, फिट कर देते हैं। चलिए, प्रिंसिपल नोड कहने का मतलब है कि वैसा नोड जिसका सारा का सारा, जैसे कि नोड इसमें कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है नोड, यहाँ पर देख, ये है हमारा एक नोड, ये है हमारा एक नोड, ये है हमारा एक नोड, ठीक है। फिर यहाँ नोड है, फिर यहाँ नोड है, फिर यहाँ नोड है, ठीक है। मतलब है कि ऐसा नोड खोलो, ऐसा नोड खोजो जहां पर क्या है कि अगर सारे पॉइंट को जोड़ देंगे सारा एक ही टर्मिनल से कनेक्ट, मतलब है यहाँ का पोटेंशियल, 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 सारा पोटेंशियल सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन ऐसा जगह देखो जहां पर सारे नोड का पोटेंशियल एक है, मतलब है कि इन सारे चीज को अगर हम लोग मिला दें, मतलब इन सारे पार्ट को अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके मिला देंगे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, कोई एक नोड बनेगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा नोड है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। अर्थिंग करके हम लोग इसको जीरो बना देंगे, मतलब इसको हम लोग ऐसे करके जीरो बना दिए, ये हमारा v इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट काम जो बचा है हमारा, अब वो कर लेते हैं। नेक्स्ट काम है हमारा कि हम लोग इसमें करंट डिवाइड करते चलेंगे, जितना करंट मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे करंट मानेंगे, सबसे पहले ये जो जंक्शन है इसका नाम देते हैं, इसका पोटेंशियल होगा कुछ VA, ठीक है। और ठीक है, इसका पोटेंशियल VA, ये क्या होगा हमारा VB होगा, और ये क्या होगा VC। मतलब हम लोग नाम कर रहे हैं, हर नोड का नाम कर रहे हैं, तो वही हमारा एक वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, जहां जहां करंट है उस साइड हम लोग क्या कर देते हैं करंट, जैसे कि यहां से करंट निकलेगा I निकलेगा, मतलब है कि यहां पर 28 एम्पियर्स तो है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब देखो, यहां पर एक करंट बटा, यहां पर एक करंट बटा, और यहां पर एक करंट बटा, तो आखिर करंट कितने कितने में बटा है पता नहीं है, सबको मान लो। कैसे मानना है, चलो हम लोग मानते हैं कि नीचे वाला हमारा जो करंट है ये है हमारा I1, ठीक है। यहां वाला हमारा I2, अब ऊपर जो गया ऊपर हम लोग मान लेते हैं I3, ठीक है। I1 I2 I3, तो यहां पर से जो भी आएगा करंट ये क्या होगा I3 होगा, ठीक है, पक्की बात। अब यहां पर से I2 गया है, यहां पर I2 आगे गया आगे गया, अब यहां पर से करंट बटेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा दो करंट जाएगा, तो फिर हम लोग यहां पर नाम दे देते हैं कि चल भाई ले, यहां पर क्या है I4 जा रहा है,
और यहाँ पर जा रहा है I5, नीचे हमारा I5 जा रहा है, सामने जा रहा है I4। फिर ये करंट यहाँ दोनों मिल के एक नया करंट बन गया जिसका दे दिया नाम हम लोग I6। ठीक है, I6। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मतलब है कि हम लोग अच्छा सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये तो काम का ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर से करंट आया I3, यहाँ पर से आया I4, फिर हमारा एक करंट इधर गया और एक करंट इधर गया। यहाँ पर करंट तो बता ही रहा है कि 2 एम्पियर, यानी कि ये वाला जो करंट है हमारा कितना है, 2 एम्पियर है। नीचे कितना करंट गया हम लोग लिख देते हैं, चल I6 मान के चलते हैं कि I6 गया। अब हम लोग काम करेंगे, हर एक नोड पर हम लोग KCL लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइंग KCL एट नोड कौन सा, नोड हमारा नोड 1। ठीक है, तो नोड 1 को हम लोग लिखते हैं एक छोटा सा, यहाँ पर एक सिंपल सा हम लोग क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, यानी कि नोड बनाते हैं। ऐसा कुछ नोड है, यहाँ पर से करंट जा रहा है, यहाँ पर से करंट जा रहा है, यहाँ पर से करंट जा रहा है और यहाँ पर से करंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है इसका नाम है I2, नीचे जो करंट जा रहा है इसका नाम है I1, और ऊपर जो करंट जा रहा है इसको बोलते हैं I3, और यहाँ पर से आ रहा है 28। तो हम लोग नोडल एनालिसिस जैसे लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण तो कर दिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोडल एनालिसिस लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, I1 प्लस, यानी कि यहाँ से देखो ये आ रहा है, ये जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब होगा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इट विल बी इक्वल टू 28। यही होगा, यहाँ पर से करंट इधर आ रहा था, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो I1 I2 I3 सबको जोड़ दिया तो वो किसके बराबर होगा, ये जो आ रहा था 28। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वोल्टेज लिखेंगे। वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। वोल्टेज पता है, पोटेंशियल पता है और रेसिस्टेंस भी पता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। V1 की जगह पे देखो, V1 यहाँ पर है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 और यहाँ पर V है, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो हायर पोटेंशियल क्या है, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस हमारा 2, फिर प्लस हो जाएगा, समझ गया। फिर यहाँ पर इसके और इसके बीच में, तो हायर पोटेंशियल VA डिवाइडेड माइनस VA डिवाइडेड बाय 2, यानी कि VB माइनस VA डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस है 2। फिर हम लोग प्लस करेंगे I3, देखो I3 इधर जा रहा है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल कहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, हायर पोटेंशियल VC है और ये है हमारा VA। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC माइनस VA डिवाइडेड बाय कौन सा, बीच में रेसिस्टेंस कौन सा है, 10 ओम का। ठीक है, और ये इक्वल किसके ऊपर है, ये है 28 ओम के बराबर, तो ये हो गया 28। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो इतना सा उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी निकालना है। अभी तो हम लोग स्लाइड नंबर 16 पे ही है और हम लोग को चलना है अभी काफ़ी दूर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा 11 VA माइनस, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 VB माइनस VC, इट विल बी इक्वल टू 280, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन सा, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब हम लोग दूसरे नोड पे चलते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड B। तो हम लोग लिखते हैं अप्लाइंग KCL एट नोड कौन सा नोड हमारा B। ठीक है, तो अब नोड B पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। B पे हमारा एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट नीचे जा रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है। मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे तो फिगर कुछ कैसा होगा हमारा भाई, एक करंट इधर से आ रहा है और एक करंट आगे जा रहा है और एक करंट नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर नोड है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। और यहाँ पर कौन सा करंट है, यहाँ पर है हमारा I2 करंट है, और आगे जो बढ़ रहा है वो है I4, और नीचे जो जा रहा है वो है कौन सा भाई, I5। ठीक है, यानी कि आ रहा था I2 और गया I4 और नीचे गया I5, ये है हमारा नोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग KCL लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, I5,
ठीक है, मतलब है I4 प्लस I5 इट विल बी इक्वल टू I2। ये रही पक्की बात। ठीक है, अब देखो I4 आखिर है क्या। I4 जो है हमारा, जो ये जो हमारा I4 है इधर जो जा रहा है, ये इसका पोटेंशियल क्या है, VC माइनस VB डिवाइडेड बाय A, यानी कि VC VB डिवाइडेड बाय 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I4 की जगह पे क्या लिखेंगे, VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 1, फिर प्लस करेंगे। अब देखो I5 क्या चीज़ है, I5 जो है हमारा वो देखो, I5 जो है हमारा, यहाँ देखो I5 नीचे की ओर जा रहा है तो VB 0, ठीक है, यहाँ VB और यहाँ 0, तो क्या लिखेंगे, VB माइनस 0 इट विल डिवाइडेड बाय 5 ओम। तो क्या हो जाएगा, VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कौन सा होगा, नीचे हमारा रेसिस्टर 5 ओम का, नीचे हमारा रेसिस्टर 5 ओम, इट विल बी इक्वल टू I2। I2 हमारा क्या है, I2 देखो हमारा क्या है, ये है I2 क्या है, VB माइनस VA, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 2। रेसिस्टेंस हमारा कितना है, रेसिस्टेंस हमारा 2 है। ठीक है, समझ गए कैसे किए ये, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो पिछली बार किए थे वही चीज़ की है, कोई दिक्कत। अब इसको जैसे हम लोग फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 5VA माइनस 17VB माइनस 10VC इट विल बी इक्वल टू 0। चलिए इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग कितने नोड तक पहुंच गए भाई, ठीक है, अब कितना नोड, अब कितना बचा, अब हमारा सिर्फ एक और नोड बचा है जहां पर क्या आ रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है और जा कौन रहा है, I5 और I6। ठीक है, मतलब है कि I4 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, और यहाँ पर यानी कि हम लोग C पर लगाएंगे अपना ये। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इधर अप्लाइंग, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है, तो और इसको हम लोग थोड़ा सा पार्टीशन कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अप्लाइंग KCL एट नोड C। जैसे हम लोग नोड C पर लगाते हैं तो क्या होगा, I1 यानी कि I4 आ रहा था, I3 आ रहा था, और जा कौन रहा था, जा रहा था I6 प्लस 2 कहाँ से आया, ये देखो ऊपर से I3 आया, I4 आया, और जा कौन रहा है 2 एम्पेयर और प्लस 6 एम्पेयर। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, I4 प्लस I3 माइनस I6 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसके जगह पे हो जाएगा VB माइनस VC डिवाइडेड बाय कितना एम्पेयर, देखो यहाँ VB कौन सा है, VB माइनस VC, VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर, मतलब सॉरी 1 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा फिर प्लस I3 कहाँ पर है भाई, I3 देखो I3 यहाँ से है, तो यहाँ पर कहाँ से करंट आ रहा है, VC माइनस VA डिवाइडेड बाय 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, VC देखो I3 हायर लिमिट क्या है, A है, और ये है C, यानी कि VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, VC I6 का VC माइनस 0, नीचे का पोटेंशियल 0 और इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 4, और ये बराबर हो जाएगा 2। ये कहाँ से आया, ये देखो ये जो है I6, तो अपर करंट क्या है, मतलब सॉरी हायर पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल है VC, लोअर पोटेंशियल 0 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। तो यही तो किए, VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जैसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका हम लोग का क्या वैल्यू आता है, वो आएगा VA प्लस 10 VB माइनस 13.5 V3 इट विल इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। जब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर में पुट करते हैं, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को जब हम लोग अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे तब क्या क्या आएगा, देखो
तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को VA जो मिलेगा, VA जो मिल रहा है, VA जो मिल रहा है, VA मिल रहा है हमारा 36 वोल्ट, ठीक है। और VB क्या मिल रहा है, जब हम लोग VB को पुट करते हैं, जैसे कि इक्वेशन को पुट किए हम लोग, तो VB मिल रहा है हमारा 20 वोल्ट। और VC क्या है, VC है हमारा 16 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे और कैसे हम लोग निकालें, ठीक है। लेकिन पूछा तो गया था करंट के बारे में, करंट के बारे में पूछा गया तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो। तो करंट अगर हम लोग को पूछा जाए कि इस करंट बताइए, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल तो पता है तुमको भाई, मतलब अगर पूछा जाए I1 निकालो, तो यहाँ पर I1 निकालो, तो I1 की जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू होगा VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। I1 यही है, और VA अभी जो हम लोग निकाले वो कितना निकाले थे, 36 निकाले थे, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना निकल गया 12। मतलब I1 जो निकला गया हमारा कितना निकल गया 12। समझ गया। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि परेशानी नहीं हो आप लोगों को नोट्स देखने में। समझ गए कि कैसे करंट निकालना है, ठीक है। नोडल एनालिसिस क्लियर है, मैश एनालिसिस क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर अब थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग और देखेंगे थेवेनिन्स के आगे जो है उस सब के बारे में। तो ऐसा करते हैं कि 2 मिनट का फिर से ब्रेक, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए आदमी को, ताकि ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के बाद आप फिर मिलिए, हम भी मिलेंगे और आराम से आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं।